बड़ी खबर क्या है? रूस और यूक्रेन के वॉर जोन से निप्रो पर रूस का बड़ा हमला हुआ है। निप्रो में क्रिवॉय पर रूस की तरफ से बमबारी। ये तस्वीर आप देखिए, स्कैंडर मिसाइल से इस हमले को अंजाम दिया गया। देखिए आप जरा। Ого! Ебать тому ебать! और रूस की सेना पर यूक्रेन का पलटवार। डोनेस्क में रूसी सेना पर हमला, पेड़ के पीछे छिपता दिखा रूसी सैनिक। तो डोनेस्क से तस्वीरें सामने आई है, रूसी सेना पर हमला किया गया है यूक्रेन की सेना के द्वारा। और वहीं रूसी पैराट्रूपर्स का नीपर में बड़ा हमला हुआ है। एटीजीएम से यूक्रेनी सैनिकों पर अटैक किया गया, तो रूस की तरफ से हमले और बढ़ा दिए गए हैं। और उसी से जुड़ी यह खबर और तस्वीर आपके सामने। रूसी पैराट्रूपर्स का नीपर में बड़ा हमला, एटीजीएम से यूक्रेनी सैनिकों पर जो हमला किया गया वो आप देख पा रहे हैं। देखिए आप। और इधर लिप्सोव में यूक्रेनी सैनिकों पर हमला, एक इमारत में छिपे यूक्रेनी सैनिकों पर हमला हुआ है। रूस के हमले में इमारत तबाह हुई, तो इस इमारत को निशाना बनाया गया है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये लिप्सोव की हैं, जहां पर यूक्रेनी सैनिकों पर हमला हुआ है और इस बिल्डिंग को हिट किया गया है। जी हां, यहां पर यूक्रेनी सैनिक छिपे हुए थे, ये जानकारी सामने आ रही है। और रूस के हमले में ये पूरी बिल्डिंग ही तबाह हो गई। तो यूक्रेन पर रूस का बड़ा हमला, सीरियल अटैक को अंजाम दिया गया। यूक्रेन के कई शहरों पर हमला किया गया, मिसाइल और रॉकेट से हमले को अंजाम दिया गया। हमले में यूक्रेन में बड़ी तबाही मची है, तस्वीरें भी ये बयां कर रही है। कई इलाकों में पावर सप्लाई ठप हो गई है। अब ये समझिए कि कहां पर हमले हुए हैं। हमले जो हुए हैं वो ज़ापोरिज़िया, ओडेसा, लवीव, निप्रो पेट्रोवस्क और लुत्स्क में वो हमले हुए हैं। अब बदलाव क्या है ये आप समझिए। रूस ने अपनी रणनीति, अपनी स्ट्रेटजी में बड़ा बदलाव किया है। रूस पहले से ज्यादा आक्रामक हो गया है। यूक्रेन पर पहले से ज्यादा हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। और देखिए, और ज्यादा जानकारी के लिए, बातचीत के लिए हमारे साथ जो पैनल जुड़ा उनसे आपका तारुफ करा दें। लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी सर एज अ डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव सर एज अ डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ स्टूडियो में है। प्रोफेसर संजय भारद्वाज सर जो विदेशी मामलों के जानकार हैं वो हमारे साथ मौजूद है। और महेश सचदेवा सर जो पूर्व राजदूत हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले वीके चतुर्वेदी सर, आपसे जानना चाहूंगा, कहा तो यह जा रहा है कि जो युद्ध है उसे खत्म करना चाहते हैं किसी भी हालत में डोनाल्ड ट्रंप, और 20 जनवरी के बाद यह संभव हो सकता है। अब इससे पहले रूस की तरफ से युद्ध को और भड़काना, बड़े हमलों को अंजाम देना, यह किस रणनीति की तरफ इशारा कर रहा है? बेसिकली करना ये एक स्ट्रेटजी के तहत हो रहा है। वो लास्ट माइल जितना भी गेन कर सकते हैं उसकी तरफ इनका इशारा है। मैं समझता हूँ जो वॉर एम्स थे रशिया के इस युद्ध में, रशिया यूक्रेन वॉर में, वो रशिया अचीव कर चुका है। जो ईस्टर्न यूक्रेन का हिस्सा है, उड़ीसा से लेके खैरसोन, लुहांस्क, डोनेस्क और अप टू खार्किव, उस एरिया पे बाय एंड लार्ज रशियन ट्रुप्स का कब्जा है। और इसके बियॉन्ड रशिया नहीं भी जाना भी नहीं चाहता। अब वो एक ऑनरेबल एग्जिट की तरफ सोच रहा है, और वो सोचता है कि जब अगर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जनवरी में अमेरिका में आ जाएगा तब हो सकता है कि इस तरफ थोड़ी पहल हो। उसके पहले वो अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करना चाहता है। जहाँ पे भी उसकी ज़मीनी पोजीशंस हैं उस जगह उनको डोमिनेटिंग हाइट्स फ्रॉम डिफेंसिव पोजीशन, डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से वो अच्छी जगह पर अख्तियार करेगा, और ये सिलसिला जारी रहेगा। और इसके साथ साथ वो यूक्रेन को इस दौरान किसी भी तरह से इस एक आज़ादी नहीं देगा कि वो कुछ करे। इसलिए इस तरह के जो हमले हो रहे हैं और ऐसी जगह हो रहे हैं जहाँ लॉजिस्टिक्स का एरिया है या जो कम्युनिकेशन सेंटर्स हैं, उन जगह पे वो यूक्रेन को इंगेज रखेगा, और यही सिलसिला अगले 1-1.5 महीने चलेगा। अल्टीमेटली मैं समझता हूँ अब ये लड़ाई तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि सम सॉर्ट ऑफ ऑनरेबल सीज फायर दोनों के देशों के बीच में होगा।
बिल्कुल, और अमेरिका में नए राष्ट्रपति के आने के बाद से शायद नेगोशिएशन के टेबल पर यह पक्ष बैठने को तैयार भी हो जाए। और देखिए, ज़ैपोरिज़िया में रूस का बहुत बड़ा हमला सामने आया है। सर्विस स्टेशन पर रूस की बमबारी हमले के बाद कई गाड़ियों में आग लग गई। रूस के हमले में 7 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से ये गाड़ियां धू-धू करके जल गई इस हमले में। बताया जा रहा है कि ज़ैपोरिज़िया में ये रूस का हमला था, सर्विस स्टेशन पर हमला था जिस पर बॉम्बिंग की गई रूस के द्वारा और कई गाड़ियां झुलस गई। 7 लोगों की इस हमले में मौत हो गई। तो बिल्कुल ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। ज़ैपोरिज़िया में विध्वंसक हमला और सर्विस स्टेशन को निशाना बनाया गया। चारों तरफ आपको आग नजर आ रही है। 7 लोगों की मौत हो गई है। जो खबर इस वक्त सामने आ रही है तो एयर स्ट्राइक की गई। 2 तस्वीर इस वक्त आपके सामने। ज़ैपोरिज़िया में हमलों को बढ़ा दिया गया है। सर्विस स्टेशन पर बमबारी की गई है और इस बमबारी में 7 लोगों की मौत हुई है। कई गाड़ियां जलकर खाक हो गई। और ज़ैपोरिज़िया हमले पर ज़ेलेंस्की का बयान, रूस के शब्दों का कोई मतलब नहीं, ये कहा ज़ेलेंस्की ने। पुतिन शांति नहीं चाहते, ज़ेलेंस्की की प्रतिक्रिया। तो निशाने पर ज़ैपोरिज़िया आखिर हुआ क्या है, कैसे इस बड़े हमले को अंजाम दिया गया, यह आपको बता रहे हैं। इंफॉर्मेशन वॉल का हम रुख कर रहे हैं। क्या हुआ है ज़ैपोरिज़िया में, रूस की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई और आखिर टारगेट क्यों बनाया गया? रवि। बिल्कुल, टारगेट इसलिए कि ज़ैपोरिज़िया पर पूरा कब्जा रूस चाहता है, पूरा अपना नियंत्रण चाहता है, इसलिए हमला किया गया। और देखिए, कई जगह रूस ने बमबारी की है। यह हुआ है ज़ैपोरिज़िया में। ज़ैपोरिज़िया में आगे बढ़ रही है रूस की सेना और इसी वजह से और इलाके को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश चल रही है। और जो ताजा हमला सर्विस स्टेशन पर हुआ, इस हमले में 7 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग घायल हो गए हैं, जो खबर आ रही है। और चूंकि यहां पर ज़ैपोरिज़िया पर न्यूक्लियर प्लांट है और उस पर पहले से ही नियंत्रण है, तो ऐसे में इस नियंत्रण को और बढ़ाने की कोशिश यहां पर लगातार की जा रही है। श्रीवास्तव सर, अब सवाल यहां पर यह है कि रूस जिस तरीके से अपने ऑपरेशन को तेजी से आगे बढ़ा रहा है, वाकई में यह नेगोशिएशन की तरफ बढ़ने की बात है या फिर बाइडेन सरकार के जाते जाते एक कंसिडरेबल विक्ट्री अचीव करने की कोशिश है रूस की? क्योंकि अमेरिका जो असली बैकअप है यूक्रेन का, वो एक ट्रांजिशनल फेज में है गवर्नमेंट के। रवि, अभी जो पुतिन का एक एस्टैब्लिश्ड डॉक्ट्रिन है, एस्केलेट टू डी एस्केलेट, तो उन्होंने अभी सारा जो वार का टेम्पो है उसको बहुत बढ़ा दिया है। उसको बढ़ाने का मतलब है जो उनकी ग्राउंड पोजीशंस हैं उसको वो फोर्टिफाई कर लें, जितना वो ले सकते हैं और ले लें। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में उन्होंने करीब 100 स्क्वायर किलोमीटर्स को और कैप्चर कर लिया है। तो एक लाइन ऑफ कंट्रोल वो क्रिएट करना चाहते हैं जहां उनकी पोजीशंस फोर्टिफाइड हैं। और जहां तक सवाल था, बिगनिंग से सबको पता था, आपके चैनल पर तो 2.5 साल से कवरेज हो रहा है और हम लोग भी पार्टिसिपेट करते रहे हैं, कि जिस भी कंट्री के पास एयर पावर की सुपीरियरिटी है, इन टर्म्स ऑफ एयर पावर रशिया इज़ अ सुपर पावर, और उनके पास न्यूक्लियर पावर के टर्म्स में भी सुपर पावर है, उसको मिलिटरली डिफीट करना पॉसिबल नहीं है। डिप्लोमेटिकली आप उसको कंटेन कर सकते हैं, जो ज़ेलेंस्की ने रास्ता नहीं अपनाया। वो अपनाया इसलिए नहीं कि वेस्टर्न फोर्सेस या नाटो ब्लॉक उनको पुश करता रहा कि आप लड़ते रहिए। स्ट्रेटजी ये थी कि रशिया को वीकन आउट कर दें। रशिया उस तरीके से वीकन आउट नहीं हुआ जैसा वो एक्सपेक्ट करते थे, और पॉसिबिलिटी भी नहीं थी। जिस कंट्री में फूड सफिशिएंसी हो, एनर्जी सफिशिएंसी हो और मैन पावर की सफिशिएंसी हो, उसको इस तरीके से मिलिटरली डिफीट करना मुश्किल नहीं, एक तरीके से नामुमकिन है। अब जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आ रहा है और 2.5 साल का जो रियलाइजेशन हुआ है, ग्लोबल रियलाइजेशन हुआ है कि इस वॉर को ख़त्म करने का एक ही तरीका है, उसमें जो शर्तें रखी जा रही हैं, अब पुतिन को ये पता है कि जहां हम रहेंगे वो लाइन हमारी बन जाएगी। उस लाइन को वो कंसोलिडेट कर रहे हैं, जैसा चतुर्वेदी साहब ने भी बताया, और वो लाइन उनकी बन जाएगी। उनकी एयर पावर की सुपीरियरिटी को लोग समझ गए हैं और न्यूक्लियर पावर तो उनके पास है ही है। और रश की मिसाइल से उन्होंने एक डिमॉन्स्ट्रेटिव अटैक करके बताया था कि आई हैव दिस ऑल्सो एंड प्लीज बी वेयर, एक जिसे कहते हैं ग्लोबल डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ पावर, वो किया था। तो अब जो सिचुएशन है, आप वो अपना वही डॉक्ट्रिन फॉलो कर रहे हैं, एस्केलेट टू डी-एस्केलेट, बिकॉज एक्सपेक्टिंग कि पीस टॉक्स की शुरुआत होगी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के बाद।
चलिए ठीक है, और सवाल यह, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप शांति की बात तो कर रहे हैं, लेकिन क्या व्लादिमीर पुतिन की शर्तों पर यह शांति आ पाएगी? यह अपने आप में बड़ा सवाल। इस बीच एक और बड़ी खबर ऑर्शनिक मिसाइल को लेकर। व्लादिमीर पुतिन का बड़ा ऐलान, बेलारूस में तैनात होगी ऑर्शनिक मिसाइल। रूस और बेलारूस के बीच यह समझौता हुआ है, अगले साल ओरानिश की तैनाती संभव है तो बेलारूस में बेहद ही शक्तिशाली और घातक मिसाइल जो कि बड़ा विध्वंस मचा सकती है, इसकी तैनाती की जाएगी। रूस की तरफ से फैसला, और बेलारूस में इसको तैनात किया जाएगा। बेलारूस जो कि अहम साझेदार है रूस का, रूस और बेलारूस के बीच इसे लेकर समझौता भी हो गया है। और खबर यह है कि अगले साल यानी 2025 में ऑर्शनिक की तैनाती संभव भी है। तो बेलारूस को ऑर्शनिक खौफ में है नेटो की चिंताएं बढ़ी हुई। हुआ क्या है, तो ऑर्शनिक को लेकर बेलारूस में समझौता हुआ है। बेलारूस को रूस देगा ऑर्शनिक मिसाइल और अगले साल बेलारूस को यह मिसाइल यानी ऑर्शनिक मिसाइल मिलेगी। और बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने इस मिसाइल की मांग की थी। अब इसमें टारगेट पर क्या है, तो बेलारूस को ऑर्शनिक, लेकिन निशाने पर है नेटो के संभावित आक्रमण से बचने का यह रास्ता है। अगर नेटो से हमला होता है तो बेलारूस से अटैक मुमकिन हो पाएगा। यूक्रेन पर पहले ही ऑर्शनिक का इस्तेमाल हो चुका है, इसकी ताकत दिखाई जा चुकी है, और इसलिए नेटो को भी अपनी रेंज में रखने की यह बड़ी पहल की गई है रूस की तरफ से। तो ऑर्शनिक मिसाइल से नेटो दहशत और तब और ज्यादा बढ़ गई है जब इसको लेकर व्लादिमीर पुतिन एक के बाद एक कई बयान दे दिए हैं। पुतिन ने कहा कि अगर एक साथ 4 ऑर्शनिक मिसाइलें दागी जाएं तो जो विनाश होगा वो एटमी विनाश जैसा होगा। और देखिए, इसी बयान और जो तैनाती की खबर है, इसके आधार पर संजय भारद्वाज सर, सवाल तो यह है, जो कहा जा रहा है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आने के बाद कोशिश ये रहेगी कि दोनों साइड्स को बातचीत की यानी कि पीस टेबल पर लाया जाए, फिर तैनाती का फैसला लेना। आखिर ये क्या आपको नजर आई? कोई पॉस्चरिंग है, किसी रणनीति का हिस्सा है क्या ये आखिरकार? देखिए, अगर स्ट्रेटजी के पर्सपेक्टिव में देखें तो निश्चित रूप से पुतिन अपनी जो प्रेशर की जो स्ट्रेटजी है उसको बरकरार, चाहे वो ऑफेंसिव स्ट्राइक्स हो या ऑर्शनिक मिसाइल्स को बेलारूस को देने की बात हो, तो वो अपना पोस्चरिंग और अपना एक्शन को तब तक रखेंगे जब तक कि कोई नेगोशिएशन की टेबल तैयार नहीं हो जाए। लेकिन संकेत क्या मिल रहे हैं? संकेत मिल रहे हैं कि जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है वो ट्रंप के साथ मीटिंग की बात हो रही है। ट्रंप पेरिस में अभी विजिट करने वाले हैं, और वहाँ पर एक तरीके से एक जॉइंट ग्रैंड स्ट्रेटजी ट्रंप के साथ में तैयार की जाएगी कि यूक्रेन के इशू को कैसे रोका जाए। लेकिन जहां डिस्प्यूट्स आ रहे हैं, क्योंकि फ्रांस में इलेक्शन भी है फरवरी में, तो सॉल्ज बहुत ही हेजिटेंट है कि किसी भी तरीके के लॉन्ग मिसाइल्स या लॉन्ग स्ट्राइक मिसाइल्स दी जाए, तो वो उनका अपोजिशन लीडर कह रहे हैं कि जर्मनी दे। तो एक तरीके से जो यूरोपियन कंट्रीज फ्रांस और जर्मनी के बीच में भी इस बात को डिस्प्यूट आ रहा है कि कितना आप हथियार सप्लाई करेंगे, पहली बात। दूसरी बात कि ट्रंप कितना इस नेगोशिएशंस को आगे बढ़ा पाएगा, क्योंकि ट्रंप निश्चित रूप से एक अनकन्वेंशनल स्ट्रेटजी रखते हैं, अपना से रखते हैं, लेकिन वहाँ पेंटागन और जो डीप स्टेट है वो किस हद तक नेगोशिएशन कंप्रोमाइज़ कर पाएगा यूक्रेन के विषय पर, क्योंकि यूक्रेन में 2 बातें जुड़ी हुई है। पहला कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बनता है कि नहीं बनता है, दूसरा कि क्या पुतिन वो जो क्षेत्र, जो यूक्रेन का जो क्षेत्र रशिया के पास है, उसको छोड़ने के लिए तैयार होगा। और यही एक मेजर कंटेंशन पॉइंट है। अगर यहाँ पर सहमति नहीं बनी तो नेगोशिएशंस नहीं होगा और ये चलता रहेगा। एक एस्टीमेट है कि अगले 10 साल के लिए यूरोपियन यूनियन को 530 बिलियन डॉलर चाहिए डिफेंस सिक्योरिटी के लिए यूरोप में। तो ये एक बहुत बड़ा एक कंसर्न है, एक इशू है कि चारों तरफ से जो अशांति बढ़ रही है मिडिल ईस्ट में, यूरोप में और इधर ईस्टर्न यूरोप में, ये एक तरीके से डिफेंस मार्केट भी तैयार कर रहा है कुछ देशों के लिए। तो कहाँ कितना नेगोशिएशन हो पाएगा, कितना ट्रंप इस युद्ध को विराम दे पाएगा, ये अभी स्पेकुलेशंस है। फाइनल डिसीजंस होगा उनका जो पेंटागन और डीप स्टेट क्या स्ट्रेटेजी यूरोपियन कंट्रीज के साथ। बिल्कुल, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यूक्रेन और नेटो के लिए कितना स्पेस बचेगा उस बातचीत में, उस समझौते में, यह भी एक बड़ा सवाल है जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। और देखिए, ज़ैपोरिज़िया के रबचिनो के पास हमला हुआ है, रूस की सेना ने की है बमबारी में यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचा है।
और देखिए एक और बड़ी खबर, यूक्रेन पर रूस का ताबड़तोड़ हमला हुआ। रूस के अटैक में यूक्रेन को भारी नुकसान की खबर है। तो एक और हमले की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। यूक्रेन पर रूस का यह हमला आप जरा देखिए। और आपको बताते हैं कि पुतिन का ओरेशेनिक को लेकर रणनीति क्या है और इसकी ताकत क्या है, इसे भी आप समझिए। तो पुतिन का ओरेशेनिक प्लान, ओरेशेनिक क्या है? तो इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ये हमला करने में सक्षम है, यानी कि परमाणु हमले के बराबर जैसी इसकी ताकत बताई जा रही है। 5500 किलोमीटर की दूरी तक ये टारगेट कर सकता है, ये हिट कर सकता है। और कन्वेंशनल न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में यह मिसाइल यानी कि ओरेशेनिक सक्षम है। और ध्वनि से अगर रफ्तार की बात करें तो ध्वनि से 10 गुना तेज रफ्तार इसकी बताई जा रही है। मल्टीपल पेलोड के साथ इसकी लॉन्चिंग संभव है। यूक्रेन में इस्तेमाल की बात कही गई थी, तो जैसा कि हमने आपको बताया भी कि यूक्रेन के नेप्रो पर ओरेशेनिक का इस्तेमाल हुआ, रूस ने इसका प्रयोग किया। रूस की रणनीति क्या है? तो ओरेशेनिक के नाम पर दुश्मनों को डराना, अमेरिका ब्रिटेन को उसकी हद बताना, यूक्रेन युद्ध से दूर रखना नेटो कंट्रीज को, यह है इसका मकसद। लेकिन सवाल यहां पर यही है कि जो एज पुतिन इस वक्त लेना चाह रहे हैं और नेगोशिएशन में उसके साथ जाना चाह रहे हैं, उसके लिए नेटो और यूक्रेन के पास कितना स्पेस होगा? सचदेव सर, आप बेहतर बता पाएंगे कि वाकई में इन सारी माइनस कंडीशंस के साथ नेटो या यूक्रेन किसी भी बातचीत के टेबल पर बैठने को तैयार हो पाएंगे? देखिए, इसमें मुझे जो पर्सपेक्टिव लग रहा है कि फिर से जो कॉन्फ्लिक्टिंग मेरा सवाल सचदेव सर से था। अच्छा, जी जी जी, धन्यवाद। ये ऐसा थोड़ा ज़्यादा संभव होने लगा है। इसमें साम दाम दंड भेद सब तरह की नीतियां लगाई जा रही हैं। आपको ध्यान दिला दूं कि कल रात को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का $22 बिलियन का जो पैकेज था यूक्रेन के लिए, उसको रद्द कर दिया है। उसको वो नहीं देंगे और ना ही उसको देश के अमेरिका के बजट के साथ जोड़ने को अलाउ करेंगे। तो इससे एक बड़ा झटका लगा है यूक्रेन समर्थक लोगों को और यूक्रेन को खुद, जो कि ये सोच रहे थे कि ट्रंप के आने से पहले वो उनको एक बड़े हथियारों की खेप दे देंगे ताकि कुछ दिनों तक वो जारी रख सकें अपने युद्ध को। तो इसमें यूरोप के जो नाटो के देश हैं उनको भरपाई करनी पड़ेगी, क्योंकि अमेरिका मदद नहीं कर पाएगा। और उसकी संभावना, जैसा कि पहले कहा गया है कि फ्रांस में चुनाव हो रहे हैं और जर्मनी में भी चुनाव होने की बात हो रही है, तो इन सब वजह से वहाँ पर यूरोप में भी यूक्रेन की मदद करने की संभावना कम हो जाती है। तो अंततः जा कर के यूक्रेन पर दबाव ये बनेगा कि जो 3 प्रांत रूस ने अपने अंदर अपने देश में मिला लिए हैं, जहाँ की रूसी मूल के लोगों का बहुतायत है, तो उन लोगों को उसको वो जाने दे, जैसे कि उसने पहले भी 2015 में प्रायद्वीप को जाने दिया है अपने रूस को, और चुप करना पड़ा है। उसके बाद युद्ध विराम हो सकता है और उसकी एवज में उसको नाटो की कुछ फैसिलिटीज़ दी जा सकती हैं या कुछ उसका छाता दिया जा सकता है, जिससे कि उसकी सुरक्षा की गारंटी दी जा सके। ठीक है, यानी कि नेटो की तरफ से मदद पहुंचाई जा सकती है अगर किसी तरह से शांति के हालात बनते हैं, समझौते के आसार बनते हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर, ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बड़ी खबर, परमाणु हथियार बनाने के करीब है ईरान। यह IAEA की तरफ से कहा गया, ईरान का यूरेनियम भंडार 60% तक पहुंच गया है। ईरान बहुत तेजी के साथ अपना यूरेनियम भंडार बढ़ा रहा है। IAEA चीफ राफेल ग्रॉसी की तरफ से यह बहुत बड़ा दावा, बड़ा बयान। जी हां, तो ईरान के एटम बम बनाने की बात सामने आ रही है और खबर क्या है, सबसे पहले ये देखिए। तो IAEA चीफ राफेल ग्रॉसी का दावा है कि परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब है ईरान, काफी तेजी से बढ़ा रहा है यूरेनियम भंडार।
ईरान के पास पहले से 60% यूरेनियम भंडार हैं। ये ग्रॉसी की तरफ से दावा किया गया 90% तक यूरेनियम का भंडारण बहुत जल्द। जी हां, पहले महीने में 5 से 7 किलो यूरेनियम की बढ़ोतरी की गई है और अब महीने में करीब 50 किलो का भंडारण। ईरान का परमाणु ईंधन बनाने का वादा झूठा है, ये कह रहे हैं वो। और तैयारी क्या है, तो 12 परमाणु हथियार बनाने में सक्षम है ये ईरान, ये भी दावा किया जा रहा है। और अगर ये खबर सही है तो अपने आप में ईरान का ये कदम अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका साबित होगा। बिल्कुल। और वीके चतुर्वेदी सर, इसी लिहाज से यह सवाल है क्योंकि खासतौर पर अमेरिका की, नेटो की, वेस्टर्न पावर की अगर बात करें तो वो ईरान को एक रोग स्टेट के तौर पर देखते हैं। और अब ये जो खबर है, ग्रॉसी की तरफ से दावा करना, आईएए की चीफ की तरफ से दावा करना, ये कितनी बड़ी टेंशन पैदा कर सकता है अमेरिका के लिए, उसके सहयोगियों के लिए? करुणा, ये बहुत दिनों से बात चल रही है कि ईरान एटॉमिक पावर बनने वाला है। बहुत सालों से, बल्कि दिन की बात नहीं, सालों से ये चल रहा है। मैं समझता हूँ ईरान के पास कैपेबिलिटी है, ज़रूर है, और नहीं तो इस तरह की बातें नहीं आती। लेकिन परमाणु बम बना लिया है या अभी बनाने वाला है, इसमें अभी संशय है। लेकिन बेहद करीब है, टेक्नोलॉजी है उसके पास, एनरिच्ड यूरेनियम है। ये सब चीज़ें अगर देखी जाए तो ईरान एक न्यूक्लियर पावर होने के बहुत ही करीब है, जैसा कि आपने भी बताया है। और हो सकता है कि ऑलरेडी उनके पास कोई वेपन ग्रेड यूरेनियम हो और वेपन बना भी लिया हो, तो ये एक चीज़ ऐसी है। लेकिन इसके ऊपर प्रतिबंध जरूर लगेगा। अगर मालूम पड़ गया तो सैंक्शंस ऑलरेडी हैं और भी कठोर सैंक्शंस होंगी। इसका कोई खास फायदा अगर विश्व के उसमें देखा जाए, क्योंकि आई हैव ऑलवेज बिलीव कि न्यूक्लियर वेपन्स आर वेपन्स ऑफ नो यूज, दे विल नेवर बी यूज्ड एक्सेप्ट फॉर डेटरेंस। सो डेटरेंस के लिए वो करता तो आप कह रहे हैं सर कि वेपन्स ऑफ डेटरेंस की तरह ही ये होगा इस्तेमाल। लेकिन श्रीवास्तव सर, सवाल ये है कि ऑन गोइंग जो कॉन्फ्लिक्ट है उस पर इसका इंपैक्ट क्या होगा? मैं जवाब लूंगा उससे पहले देखिए एक अपडेट दे दे कि ईरान ने सिमोर्ग रॉकेट लॉन्च किया है और उपग्रहों के साथ कक्षा में स्थापित कर लिया है। फहर 1 और समन 1 उपग्रहों के साथ इसको लॉन्च किया है। तो ये भी एक ईरान से जुड़ी अहम जानकारी सामने आ रही है उसकी स्पेस अचीवमेंट को लेकर। तो ईरान भले ही परमाणु हथियार बनाने के करीब है, लेकिन वास्तविकता में उसकी स्थिति काफी ज्यादा कमजोर है। कैसे, ये देखना और समझना आपके लिए जरूरी। दरअसल ईरान पर संकट कैसे उबारेंगे पुतिन, यह आप देखिए। व्लादिमीर पुतिन यानी कि रूस, जो कि ईरान के साथ खड़ा हुआ है। वॉर जोन 1, इजराइल और गाजा, यह आप समझिए। जंग में लेबनान, हमास के साथ इस वक्त ईरान है। लगातार प्रॉक्सीज के तौर पर जो हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं वो काम करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ हमास के लड़ाके भी फाइट कर रहे हैं इजराइल के साथ। ईरान पर हुए हमले का बदला अभी बाकी है ईरान की तरफ से। इजराइल को अभी तक जवाब नहीं दिया गया है। ईरान की तरफ से ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 अभी तक नहीं हुआ है, जो लगातार कहा जा रहा था। इजराइल से फिर हमले का जो खतरा है वो काफी ज्यादा बढ़ गया। वॉर जोन 2 आप समझिए सीरिया, क्योंकि यहां पर भी ईरान की तरफ से एक बहुत बड़ा रोल अदा किया जा रहा है। असद की सेना को ईरान का समर्थन है। समर्थन के बावजूद विद्रोही आगे बढ़ रहे हैं। एक के बाद एक शहर पर विद्रोहियों का कब्जा हो रहा है। वॉर जोन 3 की बात करें, जहां रूस यूक्रेन है आपस में आमने सामने। रूस की सेना यूक्रेन पर भारी है। आगे क्या है? युद्ध के हर मोर्चे पर ईरान को रूस की जरूरत है। अगर रूस ने मदद नहीं की तो ईरान और कमजोर हो जाएगा। यानी कि रूस का जो बैकअप है वो ईरान की असली ताकत है। लेकिन सवाल यही है कि परमाणु शक्ति बना अगर ईरान तो क्या फर्क पड़ेगा? पीके श्रीवास्तव सर, क्या फर्क पड़ेगा? ऑन गोइंग जो कॉन्फ्लिक्ट है, जहां पर इजराइल एक अपर हैंड लेकर ईरान के ऊपर नजर आ रहा है, फर्ज कीजिए कि ईरान के पास ऑफिशियली परमाणु बम आ जाता है, वो शक्ति आ जाती है, तो क्या इसका कोई इंपैक्ट होगा? कोई डेटरेंस ईरान क्रिएट कर पाएगा या फिर ये टेंशन और एस्केलेट हो जाएगी? रवि, बेशक डेटरेंट क्रिएट होगा, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। और जो तीनों आपने कॉन्फ्लिक्ट्स मेंशन किए हैं, जो तीनों वॉर जोन्स हैं, उन पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन जहां तक अभी तक जो अनुमान है, इजराइल इसमें डायरेक्ट स्टेक होल्डर है। ईरान के पास अगर न्यूक्लियर वेपन आता है, ईरान हमेशा कहता रहा है कि हम इजराइल की जो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस इजराइल के लिए खड़ी करेंगे,
उस चीज़ को देखते हुए इजराइल हमेशा ईरान जब उसके आसपास पहुंचता है, उसकी कैपेबिलिटी आसपास पहुंचती है, इजराइल की तरफ से कोई ना कोई ऐसी कार्रवाई होती है मिलिट्री और अदरवाइज कि वो अपने उस क्षमता को जिसे कहते हैं हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाता है। तो अभी जो रिसेंट स्ट्राइक हुई थी ईरान के ऊपर, उसमें भी इसका हाथ है। इसका मतलब पहले समझा जा रहा था कि ईरान बहुत करीब पहुंच चुका है, कुछ हफ्ते ही दूर है परमाणु बम बनाने से, उसमें एक कमी आ गई है। तो अब इजराइल अगर एक्टिवेट होता है, इजराइल की तरफ से बहुत सारी कोई एक्शन मोड में आता है, तब समझ में आएगा कि ईरान जो है ज़रूर बहुत पास पहुंच चुका है। लेकिन ईरान के पास कैपेबिलिटी है, इनरिच यूरेनियम है, इससे कोई भी नकार नहीं सकता है। उसको कन्वर्ट्स करने की जो कहते हैं हम सिंथेसाइज करके एक प्रोडक्ट बनाने की जो क्षमता है, उसमें अभी थोड़ी कमी है। उस कमी पर निगाह रख रही है, पूरी वर्ल्ड निगाह रख रही है। लेकिन हाँ, अगर वो डिटरेंट क्रिएट हो जाता है तो अपने आप में वो बहुत बड़ा असर डालेगा तीनों वॉर जोन्स पर। जी, यानी जो सर मौजूदा समीकरण, इसमें एक बड़ा बदलाव हम देख सकते हैं, एक मेजर डेटरेंस के तौर पर यह काम करेगा। और एक और बड़ी खबर है, यूक्रेन जंग को लेकर व्लादिमीर पुतिन का बड़ा बयान आ गया है। पश्चिम देश युद्ध को और भड़का रहे हैं, ये व्लादिमीर पुतिन बोल रहे हैं। जानबूझकर तनाव को बढ़ाया जा रहा है पश्चिमी देशों की तरफ से। तो आप देखिए, पश्चिमी देशों पर पूरा ठीकरा जो मौजूदा कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है, जो मौजूदा टेंशन, इसको लेकर फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं व्लादिमीर पुतिन। और जो मौजूदा हालात है उसे खराब किया जा रहा है वेस्टर्न फोर्सेस की तरफ से। और देखिए पश्चिम को पुतिन की धमकी क्या है, ये चेतावनी वर्तमान त्रासदी के लिए पश्चिम जिम्मेदार हैं और पश्चिम देश यूक्रेन जंग में तनाव बढ़ा रहे हैं, ये पुतिन ने कहा। स्थिति दिनों दिन और खराब हो रही है। जानबूझकर युद्ध को और भड़काया जा रहा है, यह व्लादिमीर पुतिन बोल रहे हैं। पश्चिम की नीति गैर जिम्मेदाराना है, वैश्विक संघर्ष की तरफ बढ़ रही है दुनिया, यह कहा गया है व्लादिमीर पुतिन की तरफ से। बिल्कुल, और पुतिन लगातार पश्चिम को टारगेट करते रहे। संजय भारद्वाज सर, खुली हुई किताब है ये तो। वेस्टर्न जो इंटरवेंशन है और इंटरेस्ट है इस युद्ध में हमेशा से ही रहा है। क्या वाकई में पुतिन का रूस का ये जो प्रेशर डालने का तरीका है, ये कहीं कुछ फर्क डालेगा वेस्टर्न इंटरवेंशन पे, या फिर वो और बढ़ेगा? आप इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि पश्चिम को भी पता है कि यूक्रेन युद्ध में हारने का मतलब है हमेशा के लिए रूस की ताकत को यूरोप में स्थापित कर देना। देखिए, इसके बियॉन्ड भी एक गेम है। वो क्या है कि जो यूरोपियन कंट्रीज इतना इस युद्ध में क्यों इन्वॉल्व है। नाटो के माध्यम से लॉन्ग रेंज मिसाइल्स दे रहे हैं, बाकी हथियार दे रहे हैं, यूक्रेन में इन्वॉल्व हैं। तो एक फियर फैक्टर क्रिएट किया गया है इस पूरे यूरोप में, ईस्टर्न यूरोप में, कि अगर यूक्रेन डिफीट हो जाता है, यूक्रेन रशिया का हिस्सा बनता है, तो नेक्स्ट टारगेट पोलैंड है, फिनलैंड है, बाकी ईस्ट यूरोपियन कंट्री है। तो जो खतरा है, जो डिटरेंस है, जो बैलेंस ऑफ थ्रेट है, वो यूक्रेन तक अगर लिमिटेड हो जाता है तो यूरोप सुरक्षित रहता है। और इसीलिए यूरोपियन कंट्रीज खुलकर यूक्रेन के इस कॉन्फ्लिक्ट में भागीदारी ले रहे हैं। अब इसके पीछे ये फियर फैक्टर किसने किया, उसके दो है। पहली बात कि एक तो कलेक्टिव सिक्योरिटी मैकेनिज्म है कि भाई हम सब सिक्योरिटी में बंधे हुए हैं, वो नाटो के माध्यम से बंधे हुए हैं, तो अमेरिका इसके पीछे है। दूसरी बात कि हथियारों का एक सीधा मार्केट क्रिएट होता है इस पूरे यूरोप में कि कहाँ से हथियार आएंगे, कहाँ कौन इन्वेस्ट करेगा, तो वो भी एक इंटरेस्ट इंक्लाइंड है। तो निश्चित रूप से एक फियर फैक्टर क्रिएट करके यूरोपियन कंट्रीज को इस युद्ध में धकेला है। अब बात आती है कि पुतिन भी खाली वो पोस्चरिंग नहीं कर रहे हैं। वो जैसे बेलारूस को कुछ दिनों पहले क्रिप्टो न्यूक्लियर पावर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम न्यूक्लियर आर्सेनल को बेलारूस एकदम यूरोप से फिनलैंड और इनसे बॉर्डरिंग स्टेट है। तो एक तरीके से जो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर है यूरोपियन कंट्रीज में, वो इस युद्ध को कंटिन्यू किए गए, सस्टेन किया हुआ है जब तक कि नेगोशिएट और कोई जेन्युइन नेगोशिएशन। यानी सर, संजय भारद्वाज सर, ये जरूर कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में क्या होगा ये पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता। भले ये माना जाए कि ट्रंप के आने के बाद हालात सुधर सकते, लेकिन क्या होगा वो भी अभी पूरी तरह से श्योर नहीं है कोई भी। एक और बड़ी खबर, अमेरिका में रूसी जासूस पर बड़ा खुलासा। नोम्मा जरूबिना उर्फ एलिस पर बड़ा खुलासा हो रहा है। एलिस पर जासूसी हनी ट्रैप का केस लगा है। लंबे समय तक जासूसी करने का आरोप है और रूसी जासूस इन्हें बताया जा रहा है, जिनकी तस्वीर आपको इस वक्त दिखा रहे, हनी ट्रैप करके एलिस पर जासूसी का आरोप लगा है।
जी हां, तो आरोप है अमेरिका में पुतिन की लेडी जासूस, रूसी जासूस नोम्मा जारुबिना को एलिस कोड नेम दिया गया था और वॉशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क में कई जगह जासूसी के आरोप भी। अमेरिका के कई टॉप ऑफिसर्स तक सीधी पहुंच बताई गई है इस जासूस की। देखिए, सीआईए अफसर अमेरिका के पूर्व जनरल से कई बार इनकी मुलाकात हुई है। ये जासूस जरूबिना ने कई अमेरिकी अफसरों को हनी ट्रैप करके फंसाया। अमेरिका में रूसी दूतावास में जरूबिना को कई बार देखा गया। जो खबर आ रही है, जरूबिना को 2014 में रूसी जासूसी एजेंसी एसवीआर ने भर्ती किया। मार्च 2015 में जारुबिना अमेरिका के अटलांटिक सिटी पहुंची। इस साल नवंबर में जारुबिना को जासूसी के मामलों में न्यूयॉर्क में पकड़ा गया। और महेश सचदेवा सर, बहुत ही सिंपल सा सवाल है कि इस खुलासे के बाद आपको क्या लग रहा है, क्या असर पड़ता हुआ नजर आएगा, खास तौर पर रूस और अमेरिका के संदर्भ में अगर हम बात करें? मेरे ख्याल से अमेरिका में एक बड़ा तबका है जो कि जेनोफोबिया का शिकार है। और ये मैकार्थीज़म सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब परमाणु हथियारों की टेक्नोलॉजी रूस को सप्लाई की गई थी, उस ज़माने से अब तक चलता जा रहा है। और ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। दोनों सुपर पावर एक दूसरे पर टेक्नोलॉजी के लिए और अलर्टनेस के लिए जासूसी करते हैं। और इसको तूल देना इस समय इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी अमेरिकन डीप स्टेट के लिए हो गया है कि यूक्रेन को लेकर के और सीरिया को लेकर के रूस का जो दौर है वो उसका अमेरिका के सुरक्षा के लिए काफ़ी महत्व बना। बिल्कुल। और देखिए, एक और अपडेट आपको दे दें, यूक्रेन के क्रीवी रीव में मिसाइल से हमला हुआ है। ये जानकारी सामने आ रही है। रूस ने किया है मिसाइल से बड़ा हमला। मिसाइल हमले में 2 की मौत हुई है, 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। तो लगातार रूस की तरफ से हमले जारी हैं और ये हमला रूस की तरफ से किया गया क्रीवी रीव में, जहां इस हमले में 2 लोगों की मौत हुई है, 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। और देखिए, एक और बड़ी खबर है। चीन के बंदरगाह पहुंचे हैं रशियन युद्धपोत। शेडोंग के किंगडाओ पहुंचे हैं कई रूस के वॉरशिप्स। ये देखिए तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं चीन से, जहां पर चीन के बंदरगाह कई जो रशियन वॉरशिप्स है वो पहुंचे हैं, डॉक करते हुए नजर आ रही है। देखिए, शेडोंग के किंगडाओ पहुंचे हैं ये युद्धपोत, कई संख्या में बताए जा रहे हैं। और इस बीच रूस ने तैयार किया गुप्त अंतरिक्ष हथियार। जी हां, कॉस्मोस 2553 सैटेलाइट में वॉरहेड और कॉस्मोस 2553 से मचाई जा सकती है भारी तबाही। परमाणु हथियार भी तैनात हो सकते हैं। तो देखिए, रूस की तरफ से जो लगातार खबरें आ रही हैं वो साफ बता रही हैं कि रूस अपनी सुरक्षा नीति को किस लेवल पर लेकर जा रहा है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि व्लादिमीर पुतिन का सैटेलाइट बम कैसे काम करेगा। सीधे इंफॉर्मेशन वॉल का हम लोग करते हैं तो पुतिन का सैटेलाइट परमाणु हथियार आखिर क्या है, ये सोर्स क्या है। द सन के जरिए इसके तमाम पॉइंटर्स आप समझिए एक एक करके। कॉस्मोस 2553 सैटेलाइट धरती के चक्कर लगातार रहता है और यहां पर आप देखिए कॉस्मोस 2553 अंतरिक्ष में दुश्मन सैटेलाइट को तबाह कर सकता है। यह इंफॉर्मेशन इस वक्त बहुत जरूरी है। बिल्कुल, धरती की निचली कक्षा में धमाके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे निकलेंगी जिसका असर धरती पर पड़ेगा। और देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे जो खतरे की बात है वो न्यूक्लियर वॉरहेड को ये डिप्लॉय करके और इससे हमले करने में ये सक्षम है। तो ये अपने आप में एक नेक्स्ट लेवल प्रिपरेशन नजर आ रही है रूस की, जो कहीं ना कहीं अमेरिका या नाटो देशों की चिंता बढ़ाएगी। तो ये अपने आप में बड़ी तैयारी नजर आ रही है। श्रीवास्तव सर, रूस अगले लेवल की भी तैयारी कर रहा है। मतलब जमीन पर तो लड़ाई चल ही रही है, ट्रेडिशनल वॉर भी चल रहा है, लेकिन एक फ्यूचरिस्टिक वॉर कॉन्सेप्ट पे भी रूस लगातार काम कर रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। इस अस्त्र का जिस तरीके से इसको वर्णन किया गया है, इसका कोई एयर डिफेंस नहीं हो सकता है। तो इसलिए एक तरह की चेतावनी है जो लगातार सैटेलाइट है, इसको हम बोलते हैं कि ऑपरेशनल रेडी प्लेटफॉर्म पर वो हमेशा है। वो कभी भी एक डायरेक्शन से किसी भी सिटी पर किसी भी एरिया में अटैक कर सकता है। तो अपने आप में ये बहुत बड़ा डिटरेंट है। डिटरेंट्स जो होते हैं वो नेवल और टेरेस्ट्रियल और एयर डिटरेंट्स होते हैं। इनके अलावा अगर स्पेस डिटरेंट आ गया न्यूक्लियर वेपन्स को ले जाने वाला, तो आप समझिए ऑल 4 डायमेंशंस हैव बीन कवर्ड।
which is absolute deterrent in terms of current military strategy or current military framework. यानी आपके हिसाब से एक बहुत ही बड़े डेटरेंस के तौर पर काम करेगा, जिस तरह से अब अंतरिक्ष में भी परमाणु संपन्नता हासिल करने की कोशिश की जा रही है और रूस की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए, समझाने के लिए।